हेलो साथियों, ए टू जेड क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे रोल ऑफ लर्नर, यानी अधिगमकर्ता की क्या भूमिका होती है। अधिगमकर्ता की किस तरह से वो कार्य करता है, किस तरह से वो सीखता है, किस चीज़ों से वो प्रभावित होता है, किस तरह से अपने कार्यों को और अच्छे ढंग से करता है, ये अधिगमकर्ता की भूमिका होती है। उसके भी तो कुछ कर्तव्य होते हैं। जो चीज़ें अधिगम कर रहा है, अधिगमकर्ता होता क्या है, लर्नर होता क्या है, जो चीज़ें वो कर रहा होता है वो चीज़ें सीखने के लिए कर रहा होता है। यानी ज्ञान, जो भी कार्य हो रहे हैं ज्ञान के सृजन के लिए, ज्ञान के सृजन के लिए जो भी प्रक्रिया करता है वो क्या कहता है, अधिगम कहलाता है। यानी ज्ञान की जो सृजन की प्रक्रिया है, जो ज्ञान को प्राप्त करने की प्रक्रिया है, वही तो अधिगम कहलाता है। जैसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप कहाँ जाते हैं, विद्यालय में। यानी आप चाहते हैं कि हम पढ़ें लिखें आगे बढ़ें, यानी पढ़ लिख के हम समाज के सभ्य नागरिक बने, तो ये क्या करेंगे, आप उसके लिए वहाँ पे विद्यालय पे जाना पड़ेगा ना। तो विद्यालय पे जब जाते हैं तो वहाँ कुछ ना कुछ आप सीखते हैं। तो जब आप वहाँ पे सीख रहे हैं, ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं, तो वही तो अधिगम है। तो आपकी उसमें क्या भूमिका रहती है, यानी अधिगमकर्ता, यानी जो कार्य अधिगमकर्ता कर रहा है क्या उसकी उसमें भूमिका है, किस तरह से वो कार्यों को करता है, किस चीज़ों को देख के करता है, किस तरह के कार्यों को वो करना चाहता है, किससे बहुत ज़्यादा वो प्रभावित होता है। ये सारी चीज़ें हैं। बस कुछ ही लाइनों के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि अधिगमकर्ता की क्या भूमिका होती है। तो सबसे पहले पॉइंट मैं नोट कर लूँ कि अधिगमकर्ता की क्या भूमिका होती है। अधिगमकर्ता की भूमिका, भाई ये भी एक रोल ऑफ टीचर की तरह रोल ऑफ लर्नर भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देख लीजिए आपके केबीएस के पीआरटी के सिलेबस में ये चीज़ें हैं जिससे अधिगमकर्ता की, जो ही अधिगमकर्ता है जो भी कार्य कर रहा है वो कैसे कर रहा है। तो एक परिभाषा के माध्यम से हम बताए हैं, एक वक्तव्य के माध्यम से बताए हैं कि ज्ञान के सृजन करने की प्रक्रिया, यानी ज्ञान को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है वही अधिगम होता है। और जो अधिगम कर रहा होता है उसी को अधिगमकर्ता कहते हैं। यानी हम आपको सिखा रहे हैं तो हम शिक्षक की भूमिका है, और आप सीख रहे हैं तो लर्नर की भूमिका में है। ये इसकी परिभाषा होती है। लर्नर को जब हिंदी में लेके आते हैं तो वो अधिगमकर्ता कहलाता है। ठीक, यहाँ कोई कन्फ्यूजन, रोल ऑफ लर्नर यहाँ दिख रहा होगा तो आपको कंफ्यूज मत होइएगा कि रोल ऑफ लर्नर क्या, लर्नर को ही अधिगमकर्ता कहा जाता है। हम आपको सिखा रहे हैं शिक्षक की भूमिका में, आप सीख रहे हैं वो क्या है, अधिगमकर्ता के रूप में सीख रहे हैं। यानी हम कुछ बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, वो समझ रहे हैं, देख रहे हैं, और उसके हिसाब से अपने हिसाब से अपने शब्दों में नोट्स भी बना रहे होंगे। तो जो एक प्रक्रिया के तहत कार्यों को, अपने ज्ञान का अर्जन करने का अलग अलग तरीका होता है, विभिन्न तरीके होते हैं, विभिन्न शिक्षण स्किल होती है जिसके माध्यम से आप अधिगम करते हैं। टीचर सिखाना ही लाख चाहे और आप सीखना ना चाहें तो सीख लेंगे, लेकिन जब अधिगमकर्ता खुद उसमें रुचि लेगा, किसी कार्यों में खुद रुचि लेगा, उस कार्य को करने के लिए प्रेरित होगा, तो वो उस कार्य को बेहतर से बेहतर ढंग से सीख सकता है, बेहतर से बेहतर ढंग से कर सकता है। क्योंकि जिस क्षेत्र में अधिगमकर्ता की रुचि नहीं होगी उस कार्य को वो नहीं कर पाएगा, और जिस क्षेत्र में अधिगमकर्ता की रुचि होगी, यानी लर्नर की जिसमें इंटरेस्ट होगा, वो उस कार्य को बहुत अच्छे से करेगा। ठीक, तो ये अधिगमकर्ता की भूमिका है। इसको कुछ लाइनों के माध्यम से लिख सकते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। और जो अधिगम कर रहा होता है, जो सीख रहा होता है, उसे अधिगम कर्ता कहते हैं। ठीक, मतलब जो सीख रहे थे वो तो
हम लर्निंग कर रहे थे, लेकिन जो उस लर्निंग को हम सीख रहे हैं यानी हम पार्टिकुलर एक व्यक्ति सीख सकता है, वो अधिगम कर सकता है, दूसरा व्यक्ति कोई सीख सकता है, वो भी अधिगम करता हो सकता है। पूरे क्लास एक शिक्षक पढ़ा रहा होता है, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोगों को, तो 100 लोग यहाँ से अधिगम कर रहे होते हैं। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा, मेरी यहाँ पे क्या भूमिका होगी, आपको अधिगम करा रहा हूँ और आप उस अधिगम को समझ रहे हैं और उस अधिगम को समझने के माध्यम से वो चीज़ें सीख रहे हैं। हम यहाँ से मैं कुछ और शब्द बोल रहा हूँ, तो जैसे ही मैं कुछ शब्द बोल रहा हूँ और आपके दिमाग में वो चीज़ें समझ में आ रही हैं, यानी हमारे शब्दों का बोध आपको हो रहा है, ये अधिगम है। हम आपको कह रहे हैं ये पेन दिखाई दे रहा है, मार्कर पेन, तो आप ही मार्कर पेन ही समझ रहे होंगे, तो सही है, यानी आपका अधिगम हो रहा है। ज्ञान को, चीज़ों से आप परिचित हैं तभी समझ रहे हैं। अगर ये पेन ना देखे होते, मार्कर पेन ना देखे होते, तब मैं कहता कि क्या ये मार्कर पेन को आप देखे हैं कभी, तो आप नहीं देखे होते, इसका प्रयोग नहीं जानते, यानी आपने इसके साथ कभी भी अधिगम नहीं किया है, इसके साथ किसी भी प्रकार से न कहीं देखा है, ना आपने खुद ने प्रयोग किया है, तो आपका इससे ज्ञान जो है अबोध रहता है। लेकिन जैसे ही मार्कर के बारे में आपको पता चल जा रहा है, आपका ज्ञान क्या हो रहा है, इस मार्कर के बारे में बोध हो जा रहा है, यानी आप इस चीज़ के बारे में ज्ञान हो गया, अधिगम हो गया। अब मैंने बता दिया कि इस पेन का प्रयोग क्या होता है, मार्कर पेन का, लिखने के लिए। अब भी आप आते हैं किसी दिन, इसका जाते हैं मार्केट से खरीदते हैं पेन और कहते हैं मुझे भी लिखना है। तो जब आप ये सीख लेते हैं, जान लेते हैं और उसका प्रयोग करने लगते हैं, आपकी अधिगम की वही भूमिका होती है। अब विद्यालयों की बात करते हैं, तो विद्यालयों में जाते हैं तो विद्यार्थी किस किस तरह से अधिगम करते हैं। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट है इसका, विद्यार्थी सीखते कैसे हैं, अधिगमकर्ता सीखता कैसा है। विद्यालय में जाने के बाद हम उसको अधिगमकर्ता तो बोलते नहीं हैं। अगर हम विद्यालय में जाएं तो हमारा यहाँ पे जो भी नाम है वहाँ पे हम शिक्षक होंगे कि नहीं होंगे, और आप यहाँ पे जो भी हैं, लेकिन विद्यालय में जाने के बाद आप क्या कहलाएंगे, विद्यार्थी कहलाएंगे, छात्र कहलाएंगे, स्टूडेंट ही तो कहलाएंगे कि अन्य कुछ कहलाएंगे। यानी विद्यालय में जाने के बाद आपका रोल क्या हुआ, रोल बदल जा रहा है। यानी आपका जो रोल है अभी बाहर तक आप अधिगमकर्ता के रूप में, अब विद्यार्थी के रूप में आप यहाँ पे आ गए हैं। तो सबसे पहले मैं पॉइंट की बात करता हूँ कि विद्यार्थी जो होता है वो कैसे सीखता है। तो विद्यार्थी सबसे पहले अपने आस पास के वातावरण से सीखता है। विद्यार्थी के जो आसपास का वातावरण होता है, जैसा वातावरण होता है, वो सबसे पहले उसी से सीखता है। जैसे वातावरण से आसपास का मतलब आपके परिवार का पारिवारिक स्थिति क्या है, जैसे जिस समाज में आप रहते हैं, आसपास के लोग कैसे रहते हैं, बातें कैसे करते हैं, पढ़ते लिखते कैसे हैं। यानी एक सभ्य समाज के अंतर्गत रहेंगे आसपास में, तो आप एक सभ्य नागरिक बनने के हकदार हैं। लेकिन आपके आसपास का माहौल ही बहुत बुरा हो तो आप कुछ भी मेहनत करते रहें, कभी न कभी उस सभ्य समाज का निर्माण आप नहीं कर सकते हैं। अगर 2-4 लोग निर्माण भी कर लें तो वो एक अपवाद के रूप में गिना जाएगा। लेकिन कंटिन्यूअस उस असभ्य समाज से लोग निकल के आएँ और सभ्य समाज का निर्माण करें तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर आसपास सभ्य समाज है तो बहुत सारे संभावनाएं बनती हैं कि ये सभ्य समाज का निर्माण करेगा, क्योंकि उसके आसपास का वातावरण अच्छा था, सुंदर था, जिसके माध्यम से उसने सामाजिकता, नैतिकता, व्यवहारिकता बहुत कुछ उसने सीखा है। ठीक, तो यही कहता है कि विद्यार्थी जब अधिगम कर रहा होता है तो सबसे पहले अधिगम कहाँ कर रहा है, वो अपने आसपास के साथ रहने वाले प्रकृति के द्वारा भी सीखता है। वस्तुओं के जो प्राकृतिक चीज़ें होती, ये नहीं कि सिर्फ मनुष्यों के, प्राकृतिक चीज़ों से भी बहुत कुछ सीखता है वो। जैसे आसपास का माहौल सुंदर, माहौल में का मतलब वातावरण जिसमें हवा अच्छी आती हो
और वहाँ का टेम्परेचर बड़ा मेंटेन रहता हो, पढ़ने के अनुकूल टेम्परेचर हो, तो बहुत अच्छे से विद्यार्थी सीखेगा। यानी पढ़ने का मन हो और बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही हो जो असहनीय हो, तो क्या आपका पढ़ने का मन करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो वो भी वातावरण यहाँ प्रकृति के ऊपर भी निर्भर करता है कि किस तरह के विद्यार्थियों को हम अपने वातावरण के साथ समाहित करते हैं, जिससे वो सीखने के लिए प्रेरित होता है। एक वातावरण के साथ भी दूसरे की हम बात करते हैं, दूसरे पॉइंट में कहते हैं विद्यार्थी जो होता है विद्यालय के अंदर और बाहर दोनों जगह अधिगम करता है। यानी कह सकते हैं विद्यार्थी विद्यालय के अंदर व बाहर दोनों जगह अधिगम करता है। यानी विद्यार्थी जो है विद्यालय के अंदर और बाहर दोनों जगह अधिगम करता है। क्यों करता है भाई? क्योंकि विद्यार्थी जिस वातावरण से आता है वो बाहर के वातावरण से विद्यालय में आता है, ठीक, और बाहर के वातावरण से कहाँ आता है? विद्यालय में आता है। यानी बाहर जो उस चीज़ें जिस समाज से वो बिलोंग करता है, जिस समाज की पृष्ठभूमि से बिलोंग करता है, जिस सभ्यता से बिलोंग करता है, उस सभ्यता के साथ वो विद्यालय में प्रवेश करता है और विद्यालय में बहुत सारी चीज़ें सबके लिए सामान्य रूप से सिखाई जाती हैं। तो वो एक अधिगमकर्ता के रूप में वो विद्यालय में जो भी चीज़ें सिखाई जाती हैं वो वहाँ पे रह के अपने अधिगम के साथ, यानी सीखने की प्रक्रिया जो होती है वो अपने अच्छे ढंग से सीखता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप अलग परिवेश से आए, अलग समाज से आए हैं तो आपको अलग तरीके से समझाया जाएगा और अन्य विद्यार्थी हैं उनको अलग तरीके, सबको सामान्य तरीके से सिखाया जाएगा, सबको सामान्य तरीके से बताया जाएगा, सबको सामान्य तरीके से एक स्थिरता के साथ, यानी एक व्यवस्था के साथ, एक अनुशासन के साथ, एक सामाजिकता के साथ वो सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। क्योंकि विद्यार्थी विद्यालय के अंदर और बाहर दोनों जगह अधिगम करता है। यानी हम यहाँ विद्यालय में कुछ सीखे और बाहर समाज में जाके प्रयोग करते हैं। जैसे लैंग्वेज को ही ले लीजिए, हम अपने समाज में बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे होते हैं, ठीक, बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन जैसे ही विद्यालय में हम आते हैं हमारे भाषा में क्या होता है? शुद्धिकरण किया जाता है, शुद्ध, हम धीरे धीरे सही बोलना शुरू करते हैं। लेकिन वही सही बोलना हम जब विद्यालय में सीख लेते हैं तो समाज में जाते हैं तो भी तो हम उसका प्रयोग करते हैं, सही भाषा का प्रयोग वहाँ पे करते हैं। यानी हम विद्यालय में हमारी भाषा का परिष्करण कर दिया जाता है। इससे क्या होता है? जो अधिगम का बंध है ना, अधिगम के बंध है, यानी जो भी चीज़ें वो सीखना चाहता था अंदर और बाहर जो चीज़ें वो प्रयोग कर रहा है उसमें अधिगम की प्रक्रिया बहुत मजबूत बनती है। यानी जो सीखने की दर होती है ना वो बहुत तेज होती है। यानी हम सीखे जो चीज़ और वही हम प्रयोग में लाते हैं तो वो क्या चीज़ें होंगी? अधिगम प्रक्रिया मजबूत बनेगी कि नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी। तीसरा है अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन का क्या मतलब हुआ? हाँ, अमूर्त चिंतन का विकास लिख लीजिए। अमूर्त चिंतन का मतलब क्या हुआ? जो चीज़ें हमारे सामने नहीं दिखाई दे रही हैं फिर भी हम उसके बारे में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, उसकी व्याख्या कर रहे हैं, वो हमारा अमूर्त चिंतन है। सोचने की प्रक्रिया बहुत ब्रॉड लेवल पे होती है। जो चीज़ें हम कभी गए नहीं होते हैं उसके बारे में भी हम बातें करते हैं। बहुत स्थानों पर हम गए नहीं होते हैं फिर भी उस स्थानों पर हम सोचते हैं कि ये स्थान यहाँ ऐसा है। कैसे जानते हैं? क्योंकि हम अपना चिंतन करते हैं, उस तरह की किताबों को पढ़ते हैं, उस तरह के चैनलों को देखते हैं, मतलब उससे रिलेटेड हम बहुत सारी चीज़ों को कलेक्ट करते हैं और लास्ट में एक विचार पर पहुंचते हैं कि यहाँ पे किताबों में ऐसे लिखा हुआ था, यानी इस स्थान पे ठंडी पड़ती है, इस स्थान पे जाएंगे तो यहाँ गर्मी पड़ती है। गए कभी नहीं है लेकिन आप उस हिसाब से सोच लेते हैं कि 40 डिग्री का टेम्परेचर कितना होगा, तो आपके दिमाग में बैठ जाता है कि 40 डिग्री में टेम्परेचर जो होता है वो बहुत गर्म होता है, तो वहाँ पे मुझे इस तरह के एहतियात बरतने होंगे। तो अमूर्त जो चिंतन होता है हम क्या करते हैं? अधिगमकर्ता अपने बहुत सारी समस्याओं को, बहुत सारे कार्यों को, बहुत सारी पढ़ाई का जो सिलेबस वगैरह है उसके बारे में सोचता है, विचारता है और अपने कार्यों को वो आगे बढ़ाता है।
जिससे उसकी पढ़ाई लिखाई में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए, अपनी पढ़ाई को लेकर चिंतित रहता है, अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहता है। और जब उस चीज़ को लेकर चिंतित रहता है तो वो चिंतन करना शुरू करता है। वो चिंतन किस रूप में? मूर्त रूप में न होके अमूर्त रूप में, कि मैं अगर ऐसी पढ़ाई करता हूँ, बीएड करता हूँ, बीटीसी करता हूँ, डीएलएड करता हूँ, तो मुझे शिक्षक बनना है। अगर और भी कुछ उसका ट्रेड होगा, अगर उसने दिमाग में बैठाया, उसके प्रति चिंतन कर रहा होगा, तो वो उसके हिसाब से पढ़ाई करेगा। तो फिलहाल आप जो पढ़ाई जिसके चिंतन कर रहे होंगे कि मैं बीएड कर लिया हूँ, बीटीसी कर लिया हूँ, तो मैं टीचर बनूंगा केबीएस का, ये आपके दिमाग में कैसे प्रश्न आएंगे, किस तरह के प्रश्न आएंगे, इस प्रश्नों को तो मैं कर लूँगा, ये सेक्शन मेरा बड़ा मजबूत है। ये क्या है? आपका चिंतन ही तो है। वो चिंतन किस रूप में है? अमूर्त रूप में, यानी कहीं भी वो चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं और आप उसको समझ के, सोच के उसका फैसला ले लेते हैं कि क्या मेरे लिए सही है और क्या मेरे लिए गलत है। अगला पॉइंट है विद्यालयों में शिक्षण का सुखद वातावरण। विद्यालयों में शिक्षण का सुखद वातावरण। विद्यालयों में शिक्षण का सुखद वातावरण यानी क्या कहलाता है ये? अगर कोई विद्यालय है, उसमें कोई विद्यार्थी अधिगम करने जाता है, तो अगर उस विद्यालय का वातावरण बहुत अच्छा है, यानी पढ़ाई लिखाई का बड़ा अच्छा माहौल है, तो विद्यार्थी क्या करेगा? जाहिर सी बात है कि अधिगम करता वहाँ पे उसके अधिगम की जो प्रक्रिया होगी वो अच्छी ही होगी, क्योंकि वो वातावरण, विद्यालय का वातावरण शिक्षण के लिए बहुत मायने रखता है। कहते हैं ना, इस कॉलेज बड़ा आईएएस, इस कॉलेज से जो पढ़ता है बड़े आईएएस यहाँ से निकलते हैं, बहुत सारी नौकरी वाले, यानी यहाँ के टीचर जो हैं बड़े अच्छे हैं, यहाँ की जो अनुशासन है बड़ी अच्छी है, यहाँ की जो व्यवहारिकता है बड़ी अच्छी है, इसीलिए इस कॉलेज में मुझे भी पढ़ना है, क्योंकि मुझे भी कुछ ना कुछ अचीवमेंट समाज के लिए, अपने लिए करना ही करना है। तो आप कहते हैं ना, इस पे यहाँ पढ़ाई का बड़ा अच्छा माहौल है, इस विद्यालय में पढ़ाई का बड़ा अच्छा माहौल है, वो क्या है? यही कहते हैं विद्यालयों में शिक्षण का सुखद वातावरण। यानी जितना अच्छा वातावरण रहेगा, अधिगमकर्ता सीखने की प्रक्रिया उसकी उतनी ही तेज रहेगी। अगर पढ़ाई का यानी अधिगमकर्ता की जो भूमिका होगी यहाँ पे, अगर वातावरण शिक्षण का बहुत अच्छा होता है तो बहुत तेज़ी के साथ वो सीखेगा। अगर वातावरण वहाँ पे अच्छा नहीं होता है, अगर सुखद वातावरण नहीं होता है, अच्छा वातावरण नहीं होता है, वो लाख अधिगम करना चाहे अच्छा, तो उतना बेहतर तरीके से नहीं कर पाएगा जितना वो सोच के आया था। लेकिन अच्छा वातावरण होगा तो बहुत अच्छे ढंग से वो करेगा। ठीक, अगला है विद्यार्थी को सीखने में स्व अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण होती है। स्व अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण होती है, यानी किसी विद्यार्थी को हमको कुछ सिखाना है तो वो क्या चाहता है, वो खुद अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट करे। तो विद्यालय क्या करता है भाई? अलग अलग तरह के कार्यों का आयोजन करता है, जैसे परीक्षा का आयोजन करता है, सांस्कृतिक प्रोग्राम का आयोजन करता है, कहीं पे मान लीजिए उसी सांस्कृतिक प्रोग्राम में भाषण प्रतियोगिता रखता है, किसी में लेखन प्रतियोगिता रखता है। तो इस तरह के अनेक प्रकार के विद्यालय में कार्य होते हैं, और जो अधिगम करता होता है वो अपने सीखने में स्व अभिव्यक्ति यानी वो क्या करना चाहता है, को क्या नहीं करना चाहता, उसके लिए उसको मौका मिलता है और अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से वो प्रकट करता है। जैसे हमने ले लिया भाषण प्रतियोगिता, ठीक, भाषण प्रतियोगिता को आयोजन किया। भाषण प्रतियोगिता में मैंने क्या कहा कि इस टॉपिक पे, इस प्रकरण पे आप अपना लेख तैयार कर लेना, अगले दिन इस टॉपिक पे अपना भाषण देना है। ठीक, अब वो सारे विद्यार्थी होते हैं उस टॉपिक पे अपने हिसाब से भाषण को बनाते हैं, नोट करते हैं। लेकिन अधिगमकर्ता के ये देखा जाता है, जो अधिगम कर रहा होता है, अधिगमकर्ता होता है कि कौन उस प्रकरण पे बहुत बढ़िया ढंग से लिख के लेके आया है, कौन बहुत बढ़िया ढंग से उस पर लेखन क्रिया है, उसने बहुत अच्छे ढंग से लिख के लाया और
वो भाषण के माध्यम से जो भी कुछ लिख के लाया है वो भाषण के माध्यम से कितने अच्छे ढंग से अभिव्यक्त कर रहा होता है, वही उसकी स्व अभिव्यक्ति होती है। यानी जो कुछ सीखा रहता है, बोलने की कला, सीखने की कला, समझने की कला, वो अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से बोलता है। यानी उसके सीखने की जो क्षमता होती है उस समय वो बहुत ही तेज होती है। ठीक, अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की। छठवां क्या है? अधिगम का प्रभाव सामाजिक, कह सकते हैं अधिगम का प्रभाव सामाजिक, अधिगम का प्रभाव सामाजिक। जो अधिगम का जो प्रभाव पड़ता है वो समाज का, तो ये तो ना जानते ही हैं कि समाज का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। यानी सामाजिक पर्यावरण कह सकते हैं, सामाजिक पर्यावरण से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? सामाजिक पर्यावरण से। अब ये सामाजिक पर्यावरण इसके अधिगम को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। ये जो सामाजिक पर्यावरण है इसके अधिगम को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। जैसा समाज रहेगा वैसे ही उसके व्यक्तित्व का निर्माण हो जाता है। यानी समाज जिस तरह उसको कहा जाता है ढालना चाहेगा, एक तरीके से उसको ढाल ले जाएगा, क्योंकि सामाजिक पर्यावरण बहुत ही किसी सीखने वाले पे महत्वपूर्ण। यानी हमने माहौल बहुत अच्छा बनाया कि भाई घर का माहौल बहुत अच्छा है, जहाँ जाते हो वहाँ का माहौल अच्छा है, वहाँ से घर वापस आते हो वहाँ का माहौल अच्छा है, फिर कहीं हम तुमको कहीं घुमाने ले चलते हैं वहाँ का भी बहुत माहौल अच्छा है। यानी समाज के हम विभिन्न जगहों पर तुमको ले जाते हैं, विद्यालय के अलावा घर परिवार समाज में, तो वहाँ का वातावरण कैसा है, पर्यावरण कैसा है, अगर आप हर जगह अच्छी अच्छी जगहों पर उसको लेके जा रहे हैं, अच्छी अच्छी उसको जानकारी दे रहे हैं और अच्छी अच्छी समझ उसके अंदर विकसित हो रही है, तो उसके अधिगमकर्ता का क्या होगा? उस पर सीधा सीधा प्रभाव यही पड़ेगा कि जो भी कार्य हैं वो हमको सही ढंग से करने चाहिए, समाज के लिए करने चाहिए, समाज से इसको ये मेरे इस काम से ये फ़ायदे होंगे, समाज को में रहने वालों को मुझे किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, चाहे वो प्राकृतिक ही वस्तुएं ही क्यों ना हो और चाहे कोई प्राणी ही क्यों ना हो, मुझे किसी को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ये अधिगमकर्ता उस समाज से सीखता है। अगर वही समाज कहीं उसके विपरीत होता तो घर से निकलने पे गाली, रास्ते में कहीं जा रहा था, विद्यालय जा रहा होता है, वहाँ पर कोई झगड़ा वगैरह है, कहीं पे कुछ लोग बैठ के कुछ मान लीजिए वाइन ही पी रहे हैं, कोई ताशी खेल रहा है, तो बच्चा उसको देख के रास्ते में समाज में देख रहा है कि ये सारे कार्य होते हैं, तो उससे वो क्या होगा? प्रभावित होता है कि ये कार्य मुझे नहीं करने हैं और इन चीज़ों से मुझे बचना है। ठीक, तो जब इन चीज़ों से मुझे सीधा सीधा जब बचना है तो भाई क्या करना है? या तो मैं अपना विद्यालय बदल दूं या मैं इन चीज़ों पर ध्यान ना दूं। तो प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? तो हमको किसी भी चीज़ को जो अधिगमकर्ता होता है इस चीज़ को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि क्या मैं इस तरह के विद्यार्थियों को किस तरह सिखा पाऊंगा, किस तरह से वो सीखना चाहते हैं, और समाज पे जो उसका वातावरण है क्या वो समाज के साथ वो एडजस्ट कर ले रहा है कि नहीं कर ले रहा है। यानी विद्यार्थी बहुत ख़राब और अच्छे समाज में ले जाकर उसको रख देंगे तो वो एडजस्ट कर ले रहा है कि नहीं कर ले रहा है, ये भी दिक्कत होती है। बहुत खराब और पढ़ाकू वाले समाज में रख दीजिए तो क्या पढ़ना पसंद करेगा? वो समाज के साथ जो उसका वातावरण है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। यानी हमको धीरे 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 उसको उस वातावरण में रखते हैं, तब जाके वो उसके सीखने की प्रक्रिया क्या होगी? तब जाके उसके सीखने की प्रक्रिया में धीरे धीरे वृद्धि होगी। यकायक एक साथ सोचेंगे कि यकायक उसको पढ़ने वाले समाज में डाल दें और वो पढ़ के बहुत पढ़ाकू हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें आपको गलत ही। आप उसको स्टेप बाय स्टेप उसको आगे बढ़ाएंगे, सीखने के लिए मौका देंगे, वो सीखेगा। तो आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी अधिगमकर्ता की भूमिका आप लोगों को। ये महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो आपके एग्ज़ाम में, केबीएस के पीआरटी के एग्ज़ाम में बिल्कुल ही आएंगे। आप इस चीज़ों को समझते रहेंगे, आपके लिए बड़ी आसान हो जाएगी। और जितने लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखते हैं, पूरा वीडियो देखिए, लोगों तक शेयर करिए। धन्यवाद।